देशकालपात्रैः उपयोगाः परिवर्तन्ते ते उपयोगाः प्रगतिशीलाः भवेयुः। देखिए, हमारी दुनिया ना लगातार बदल रही है, लेकिन इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये तो जिंदा रहने की शर्त है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली सिद्धांत को समझने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि या तो हम विकसित होते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी पूरी बातचीत की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इस प्राचीन संस्कृत सिद्धांत पर टिकी है। इसका मतलब पता है क्या है? बहुत सीधा सा है कि जैसे ही जगह, समय और हालात बदलते हैं, किसी भी चीज की उपयोगिता भी बदल जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये बदलाव हमेशा आगे की ओर, मतलब प्रगति की ओर होना चाहिए। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। अब इस गहरी बात को ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज से समझते हैं। सोचिए जरा, एक पुराना इलास्टिक जो एकदम कड़ा हो गया हो, क्या वो किसी काम का रहता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह कोई भी विचार या सिद्धांत जो समय के साथ अपना लचीलापन खो देता है, वो अपनी उपयोगिता भी खो देता है, वो बस एक बेकार चीज बनकर रह जाता है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे बदलाव के अटल नियम को, फिर जानेंगे प्रगति का मूल मंत्र। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पुराने विचार इतिहास के म्यूजियम में जीवाश्म बन जाते हैं। फिर भविष्य के मानवतावाद पर नजर डालेंगे और आखिर में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, परिवर्तन। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो कुदरत का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। यहाँ हर एक कण, हर एक पल बदल रहा है, और इस सच को मान लेना ही समझदारी की पहली सीढ़ी है। और देखिए, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो सर्वाइवल का, जिंदगी का एक पक्का नियम है। जो समाज या विचार इस बदलाव की लहर पर सवार नहीं हो पाता, वो पीछे छूट जाता है, डूब जाता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसी कितनी ही सिविलाइजेशंस की कहानियों से भरी पड़ी है जो वक्त के साथ चल नहीं पाईं। इसलिए बदलना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बदलाव इतना ही जरूरी है, तो हम इसे समझदारी से अपनाएं कैसे? यहीं पर प्रगति का सिद्धांत हमारे लिए एक गाइड बुक की तरह काम आता है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक तरीका बताता है जिससे हर बदलाव हमें बेहतरी की ओर ले जाए। और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरा गाइड सिर्फ 3 शब्दों में छिपा है: देश, काल और पात्र। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले हमें खुद से बस 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये नियम इस जगह के लिए सही है? क्या ये आज के समय में रेलेवेंट है? और क्या ये इसमें शामिल लोगों और हालात के लिए ठीक है? अच्छा, तो होता क्या है जब कोई सोसाइटी या कोई भी इन 3 चीजों को इग्नोर कर देता है? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास के म्यूजियम में। ये उन विचारों से भरा पड़ा है जो कभी रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पत्थर की तरह सख्त हो गए। ये आइडियाज फेल नहीं हुए, नहीं, ये तो म्यूजियम के शोपीस बन गए, जो हमें सिखाते हैं कि न बदलने की कीमत क्या होती है। जरा सोचकर देखिए, एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ समाज ये मानते थे कि किसी संकट को टालने के लिए बच्चे की बलि देना सही है। आज हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सोच विकसित हुई, हमने इंसान की जिंदगी की कीमत को समझा। ये प्रगतिशील बदलाव का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कई पुरानी मान्यताओं में कर्ज पर ब्याज लेना एक पाप माना जाता था। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज राइट नाउ हम इस रूल को लागू कर दें तो क्या होगा? हमारे बैंक्स, स्टॉक मार्केट, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, सब कुछ एक ही दिन में ढह जाएगा। साफ है, समय और जरूरत के हिसाब से इस विचार को बदलना ही पड़ा। और ये चीज सिर्फ धर्म या सोशल कस्टम्स तक ही नहीं है, पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है। कार्ल मार्क्स का कम्यून सिस्टम का आइडिया सुनने में कितना अच्छा लगता था कि सबको बराबर वेतन मिलेगा, लेकिन ये पात्र यानी इंसान के स्वभाव को समझने में चूक गया। जब मेहनत करने वाले और ना करने वाले को एक ही चीज मिले, तो मेहनत करने का जज्बा ही खत्म हो जाता है। ये सिद्धांत कागज पर तो बेहतरीन था, पर असल दुनिया में चल नहीं पाया। तो कुल मिलाकर बात यही है, जो विचार समय के साथ खुद को नहीं बदलते, वो जिंदा नहीं रहते, वो जीवाश्म बन जाते हैं। इतिहास के म्यूजियम में सजाने के लिए तो ठीक है, पर असल जिंदगी में किसी काम के नहीं। ठीक है, तो अगर पुराने आइडिया से चिपके रहने का रास्ता म्यूजियम की तरफ जाता है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य का रास्ता क्या है? अब हम उस विचार की तरफ बढ़ेंगे जो हमें सिर्फ बदलना नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को और भी बड़ा बनाना सिखाता है।
ये सवाल हमें अतीत से निकालकर सीधे भविष्य की तरफ ले जाता है और इसका जवाब एक ऐसी फिलॉसफी में छिपा है जो हर चीज को प्यार और जुड़ाव की नजर से देखती है। और इसका जवाब है एक बहुत ही खूबसूरत, एक रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी में, जिसका नाम है नव्य मानवतावाद या नियो ह्यूमनिज्म। इसे आप मानवतावाद का अगला लेवल समझ सकते हैं। ये कहता है कि हमारा प्यार सिर्फ हमारे परिवार, हमारे समाज या सिर्फ इंसानों तक ही क्यों रुका रहे। क्यों ना हम इस दायरे को इतना फैला दें कि इसमें पूरी सृष्टि समा जाए, हर जानवर, हर पौधा, हर चीज। और ये विचार कितना बड़ा है, कितना एक्सपेंसिव है, वो यहाँ दिखता है। ये हमारे अपनेपन के दायरे को अविश्वसनीय रूप से फैला देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, इंसानों से, जानवरों से, पौधों से और यहाँ तक कि ग्रहों और सितारों से भी। ये वो सोच है जो हमारे आने वाले कल का रास्ता रोशन कर सकती है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। यहाँ मैसेज बिल्कुल सीधा और साफ है, रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा बेहतर बनते रहना है। कहने का मतलब ये है कि हमें हिम्मत दिखानी होगी उन आइडियाज को छोड़ने की जो अब हमारे काम के नहीं रहे। अतीत का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उसके कंकालों से चिपक कर बैठ जाना नहीं। असली समझदारी तो इसी में है कि हम आज की सच्चाई को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। और ये लाइन, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा ताकत और उम्मीद देती है। इसका मतलब है कि रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी पुरानी सोच हमें पीछे खींचने की कोशिश करे, इंसान की प्रगति की इस यात्रा को, इस मार्च को कोई रोक नहीं सकता। ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। तो जाते जाते ये सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में वो कौन सा पुराना विचार है जो अब एक जीवाश्म बन चुका है। वो कौन सी सोच है जिसे अब हमें म्यूजियम में रखकर एक नए और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। इस पर सोचने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या कोई भी विचार, कोई नियम या कोई सामाजिक व्यवस्था हमेशा के लिए सही हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और इसी पर बात करने के लिए हमारे पास सामाजिक सिद्धांत और नव मानवतावाद में विकासवादी अनुकूलन नाम के एक लेख से कुछ दिलचस्प हिस्से हैं। यह लेख प्राउड के 5वें मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि किसी भी विचारधारा के लिए समय और हालात के साथ बदलना क्यों इतना जरूरी है। और ये भी कि जो सिद्धांत खुद को बदलते नहीं, वो समाज के लिए कैसे एक बोझ बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर संस्कृत सूत्र से होती है। हाँ, बताइए। सूत्र है देश काल पात्रेह उपयोगः परिवर्तन्ते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयुः। बहुत खूब। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। इसका मोटा मोटा मतलब है कि जगह, समय और व्यक्ति के हिसाब से नीतियां बदलनी चाहिए। और ये बदलाव हमेशा आगे की ओर, प्रगति की दिशा में होना चाहिए। एकदम सही। बिल्कुल। और यही सूत्र एक तरह से इस पूरी चर्चा की नींव है। ये कहता है कि कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। जो चीज 100 साल पहले भारत में सही थी, जरूरी नहीं कि वो आज अमेरिका में भी उतनी ही कारगर हो। सही बात है। जो नियम एक किसान के लिए बना है, वो शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर लागू न हो। ये व्यावहारिकता का नियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ। ऐसे में किसी भी विचार को अगर जिंदा रहना है तो उसे भी बदलना ही होगा। हाँ, ये तो मुझे डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा लग रहा है। लेकिन विचारों की दुनिया में आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये असल में विचारों का विकासवाद ही है। जो दर्शन या आदर्श ये मानने से इनकार कर देते हैं कि दुनिया बदल रही है, वो डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, सही है। वे इतिहास की किताबों में तो मिल जाएंगे, लेकिन समाज में उनकी कोई जगह नहीं रहती। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सामाजिक हकीकत है। अगर समाज बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को नहीं ढालेगा तो वो ठहर जाएगा। और ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है। वाह, ये एक बहुत दमदार इमेज है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में हैं जो तेजी से बन रहा है, नई सड़कें, नई इमारतें, और आपके हाथ में 10 साल पुराना नक्शा है। तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, बस भटकते रहेंगे। आप उस पुराने नक्शे पे कितना भी भरोसा कर लें, अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंचेंगे। और ये सिर्फ भटकना नहीं है, ये समाज को पीछे धकेलना है। अच्छा।
जब कोई विचारधारा बदलने से इनकार करती है तो वो प्रगति के रास्ते में एक दीवार बन जाती है। वो खुद एक समस्या बन जाती है। हाँ, वो वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने की बजाय खुद एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए उस संस्कृत सूत्र में प्रगतिशील शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि बदलाव आगे की ओर हो। हाँ, क्योंकि बदलाव तो किसी भी दिशा में हो सकता है, पीछे की ओर भी, लेकिन यहाँ जोर प्रगतिशील बदलाव पर है। ऐसा बदलाव जो हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाए। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर क्या असल दुनिया में भी इसके उदाहरण मिलते हैं? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बहुत ठोस और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। जैसे एक जमाना था जब बंगाल में तांत्रिक साधकों को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अच्छा। उन्हें चक्रवर्ती जैसी उपाधियां मिलती थी, जो उस समय बहुत सम्मान की बात थी। चक्रवर्ती सरनेम तो आज भी बहुत आम है। हाँ, सरनेम मिल जाएगा, लेकिन उस उपाधि का वो सामाजिक रुतबा अब नहीं रहा। मतलब समय के साथ समाज के सम्मान के पैमाने बदल गए। बिल्कुल, जो चीज एक दौर में बहुत अहम है वो दूसरे दौर में अपनी अहमियत खो देती है। और कुछ उदाहरण तो और भी चौंकाने वाले हैं। लेख में कुछ पुरानी प्रथाओं का जिक्र है, जैसे समूहों में गंगा स्नान करना। वो तो शायद आज भी कहीं कहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ और भी कुप्रथाएं थीं, जैसे कुछ समाजों में बच्चों को गंगा में विसर्जित कर देना। क्या? हाँ, ये सुनना भी भयानक है। आज तो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, समाज ने इन प्रथाओं को पूरी तरह से नकार दिया। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि समाज ये तय कैसे करता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है? ये बदलाव आता कैसे? ये एक तरह के सामूहिक विवेक से होता है। सामूहिक विवेक? हाँ, जब ज्यादातर लोगों को ये महसूस होने लगता है कि कोई प्रथा या नियम अव्यवहारिक है, अमानवीय है या प्रगति में बाधा बन रहा है, तो वे उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। हाँ, और यही सामाजिक लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। जो समाज अपने पुराने बेकार रिवाजों से चिपका रहता है, वो अपनी गति खो देता है। वो एक बीमार समाज बन जाता है। एकदम, वो अतीत में जीने लगता है, वर्तमान में नहीं। और ये सिर्फ सामाजिक प्रथाओं की बात नहीं है ना? नहीं। लेख में आर्थिक नियमों का भी जिक्र है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जैसे कुछ धर्म ग्रंथों में सूद यानी ब्याज लेना पाप माना गया है। अगर हम आज इस नियम को अक्षरशः लागू करने की कोशिश करें तो क्या होगा? पूरी की पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ सब कुछ एक झटके में ढह जाएगा। सही बात है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे समय के साथ आर्थिक सिद्धांतों को भी बदलना पड़ता है। और इससे एक अहम सवाल उठता है जो लेख में भी है, क्या समाज को ऐसे अव्यवहारिक नियमों का पाखंड करते रहना चाहिए या जानबूझकर अपना ही नुकसान कर लेना चाहिए? जाहिर है कोई भी समाज जानबूझकर अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। इसीलिए जो विचारधाराएं आज के युग में अव्यवहारिक है, उन्हें अंत में छोड़ ही दिया जाता है। जैसे वर्ण व्यवस्था। हाँ, कठोर वर्ण व्यवस्था या विधवाओं के लिए बनाए गए पुराने जमाने के कठोर नियम। आज का समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अगर कोई आज इन प्रथाओं को फिर से लागू करने की कोशिश करेगा तो उसे समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। समाज का विवेक उसे नकार देगा। ठीक है, तो ये तो हुई पुरानी प्रथाओं और नियमों की बात, लेकिन क्या यही तर्क आज की आधुनिक विचारधाराओं पर भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ये नई हैं तो बेहतर ही होंगे। हाँ, पर इसका जवाब है हाँ, ये नियम सब पर लागू होता है, चाहे विचारधारा कितनी भी नई या पुरानी क्यों न हो। अच्छा। लेख में कार्ल मार्क्स के कम्यून सिस्टम का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। मार्क्स ने आय की असमानता को सामाजिक शोषण का मूल कारण माना। सही है। और एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जहां उत्पादन के सभी साधन समाज के हाथ में हो और सबको बराबर वेतन मिले। सुनने में तो ये बहुत आदर्श लगता है, एक ऐसा समाज जहाँ कोई अमीर गरीब ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। हाँ। आदर्श बहुत अच्छा था, नियत भी अच्छी थी, लेकिन ये विचार जमीनी हकीकत और मानव स्वभाव से मेल नहीं खाता था। कैसे? जरा सोचिए, अगर एक बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली डॉक्टर को उतना ही वेतन मिले जितना एक कामचोर और अकुशल कर्मचारी को, तो उस डॉक्टर के पास अतिरिक्त मेहनत करने की क्या प्रेरणा बचेगी? वो नई रिसर्च क्यों करेगा? बिल्कुल, वो अपने कौशल को और बेहतर क्यों बनाएगा? लेकिन एक मिनट,
क्या मार्क्स का असली मकसद इनोवेशन से ज्यादा सामाजिक बराबरी नहीं था? क्या उस नजरिए से देखें तो ये एक जरूरी समझौता नहीं था कि हम थोड़ी प्रगति कुर्बान कर दें ताकि समाज में कोई पीछे ना छूटे? आपने बहस के सबसे जरूरी पहलू को छुआ है। बेशक लक्ष्य बराबरी था, तो फिर? लेकिन ये व्यवस्था उस बराबरी को भी लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकी। अच्छा। जब व्यक्तिगत प्रोत्साहन खत्म हो जाता है तो समाज की कुल उत्पादन क्षमता गिरने लगती है। जब केक का साइज ही छोटा होने लगे तो बराबर टुकड़े भी किसी का पेट नहीं भर सकते। सही बात है। नतीजा ये हुआ कि जिन देशों ने इस प्रणाली को सख्ती से लागू किया वे आर्थिक रूप से पिछड़ गए और वहां के लोगों का जीवन स्तर भी गिर गया। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कोई भी विचार, चाहे वो कितनी ही अच्छी नीयत से क्यों ना बना हो, अगर वो व्यावहारिक नहीं है तो वो टिक नहीं सकता। यहीं पर शायद बौद्धिक विनम्रता की बात आती है जिसका जिक्र लेख में है। बिल्कुल। यानी ये स्वीकार करने का साहस कि हमारा विचार गलत भी हो सकता है। हाँ, और जब ये लचीलापन और विनम्रता खत्म हो जाती है तो तर्क की जगह कट्टरता और चीख पुकार ले लेती है। ये सिर्फ राजनीति या धर्म में नहीं, विज्ञान में भी होता है। विज्ञान में भी? हाँ, विज्ञान की पूरी तरक्की ही इस बात पर टिकी है कि पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी जाती है और बेहतर सिद्धांत उनकी जगह लेते हैं। जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन? एकदम। न्यूटन के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए आज भी काफी हद तक सही हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के स्तर पर चीजों को देखते हैं तो आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत एक ज्यादा सटीक तस्वीर देता है। और लेख में माइक्रोवाइटा का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प संदर्भ है। माइक्रोवाइटा प्रूट दर्शन का ही एक गहरा कॉन्सेप्ट है जो जीवन और चेतना की सबसे छोटी मूलभूत इकाइयों के बारे में है। अच्छा। लेख में इसका उल्लेख इस बात के उदाहरण के तौर पर किया गया है कि विज्ञान को भी नए विचारों और संभावनाओं के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। तो इसका सार यही है कि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी स्थापित क्यों ना हो, अगर वो समय के साथ खुद को विकसित नहीं करता तो बेकार हो जाता है। लेख में इसके लिए एक बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। उस कपड़े की तरह जिसकी इलास्टिक खराब हो गई हो। हाँ, ये उपमा मुझे भी बहुत पसंद आई है ना? एक ढीली इलास्टिक वाला पैंट आप पहन नहीं सकते, वो किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल। इसी तरह जो सामाजिक नियम या विचार अपना लचीलापन खो देते हैं, वे समाज पे फिट नहीं बैठते, या तो बहुत कसने लगते हैं और घुटन पैदा करते हैं, या इतने ढीले हो जाते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ। तो मतलब अगली बार जब मेरी पुरानी जीन्स की इलास्टिक ढीली हो जाए तो मुझे उसे एक पुराने सामाजिक सिद्धांत की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में दर्शन को देखने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने समस्या की बात कर ली, कट्टरता, जड़ता, पुराने पड़ चुके विचार। जी। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमारे स्रोत कोई समाधान भी बताते हैं? हाँ, और यहीं पर चर्चा सबसे ज्यादा आशावादी और भविष्य की ओर देखने वाली हो जाती है। अच्छा। लेख इसका समाधान नव मानवतावाद में दिखता है। नव मानवतावाद? इसका आधार प्रकृति का एक और नियम है, आकर्षण का नियम। जैसे गुरुत्वाकर्षण। हाँ, जैसे ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है, वैसे ही इंसानों के बीच भी एक स्वाभाविक आपसी खिंचाव होता है। ये कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब दोस्ती या प्यार से है? उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। सोचिए, जब कोई बड़ी आपदा आती है जैसे भूकंप या बाढ़, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे ये नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, या किस देश के हो। उस संकट के क्षण में सिर्फ इंसानियत बचती है। हाँ, यही वो स्वाभाविक मानवीय आकर्षण है। लेकिन जब स्वार्थ यानी मैं और मेरा की भावना बढ़ जाती है तो ये आकर्षण कमजोर पड़ने लगता है। बिल्कुल। हम छोटे छोटे दायरों में बढ़ जाते हैं, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा देश। और लेके इस दायरे को और भी आगे ले जाता है ना? हाँ। सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, जानवरों के बारे में कही गई बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, यह नव मानवतावाद का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि सिर्फ इंसानों में ही भावनाएं और प्यार होता है, कि जानवर अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। हाँ, लेख कहता है कि वे भी करते हैं, भले ही उनका तरीका हमसे अलग हो। ये हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम खुद को सृष्टि के केंद्र में क्यों समझते हैं। तो नव मानवतावाद का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने प्रेम और संवेदना के दायरे को फैलाना। सिर्फ अपने परिवार या अपने जैसे इंसानों तक नहीं, बल्कि हर इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब पूरी सृष्टि तक। और ये सिर्फ एक भावनात्मक या काव्यात्मक विचार नहीं है। लेख के अनुसार ये मानव मन के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। ये एक भविष्यवादी दृष्टिकोण है। हाँ, जो मानता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम एक ही विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, तो हम उस पेड़ को काटने से पहले
या उस नदी को गंदा करने से पहले 100 बार सोचेंगे? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब अपनी रोजमर्रा की चिंताओं और स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरी सृष्टि के बारे में सोचना। ये व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? क्या ये एक बहुत आदर्शवादी सोच नहीं है? शुरुआत में आदर्शवादी लग सकती है, लेकिन ये एक विकास की प्रक्रिया है। अच्छा। जैसे एक बच्चा पहले सिर्फ खुद से प्यार करता है, फिर अपने खिलौनों से, फिर माता-पिता से, फिर दोस्तों से, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता है। सही बात है। नव मानवतावाद इसी दायरे को तार्किक रूप से उसकी अंतिम सीमा तक ले जाने की बात करता है। तो ये एक दिन में नहीं होगा? नहीं, लेकिन ये इंसानियत के विकास की दिशा है। ये हमें छोटे छोटे झगड़ों और मतभेदों से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर देखने की प्रेरणा देता है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक पंक्ति में कहना हो तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से सार ये है कि सबसे खतरनाक विचारधाराएं वे नहीं हैं जो बुरी हैं, बल्कि वे हैं जो कभी अच्छी थीं लेकिन अब पुरानी पड़ चुकी हैं और बदलने से इनकार कर रही हैं। वाह। वे समाज में एक तरह का प्रगति लकवा पैदा कर देती हैं। सही है। इसीलिए कोई भी दर्शन या सिद्धांत तभी तक जिंदा और उपयोगी है जब तक वो गतिशील है, जब तक उसमें सीखने और बदलने की क्षमता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। जो अतीत की हड्डियों से चिपके रहते हैं वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। वो इतिहास के म्यूजियम का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, और प्रादुत दर्शन की यही खासियत बताई गई है कि उसमें ये अनुकूलनशीलता, ये लचीलापन पहले से ही मौजूद है। हाँ, ये एक जड़ सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ दर्शन है। और ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, हम सबके लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी एक सबक है। अच्छा, वो कैसे? हमें भी समय समय पर अपने विचारों और विश्वासों की समीक्षा करनी चाहिए। क्या हमारी सोच आज भी प्रासंगिक है? क्या हम नई जानकारी और नए तर्कों के लिए खुले हैं? हाँ, या हम भी उस खराब इलास्टिक वाले कपड़े की तरह हो गए हैं जो अब किसी काम का नहीं रहा? बहुत खूब कहा। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। और अंत में हम श्रोताओं को लेख के इन अंतिम पंक्तियों के साथ छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा को एक शक्तिशाली और आशावादी मोड़ देती हैं। जरूर। बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। मानव प्रगति का मार्ग कोई भी शैतानी सौदागर रोक नहीं सकता।